जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सती की योनि गिरी थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब योनि गिरी थी, अब योनि में ही आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। उस समय पर एक मेला लगता है, अम्बुवाची मेला। उस समय पर 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है। बहाव आता है पानी का, वो लाल रंग का होता है और वहाँ पर एक लाल कपड़ा भी रखा जाता है जो कि बाद में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। मैं माँ बगलामुखी के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि 7 साल पहले मेरी जो मॉम है मैं उनके साथ वहाँ गई थी माँ बगलामुखी टेम्पल। तो उस टाइम पे जैसे हम लोग फील कर सकते थे कि इतने सारे, आई डोंट नो अगर ये कॉमन है, लेकिन बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी जो कहीं ना कहीं रोक रही थी। जैसे दोनों टाइम पे जो मेरी मदर है वो जो मैं उनकी तबीयत ख़राब होगी, मेरी माँ की पहले तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब होगी। हम लोग को हवन कराना था तो उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे हम लोग को। तो क्या ये होता है कभी कभी जब आप डिवाइन प्लेसेस में जाते हो जो बहुत प्योर हैं, जहाँ पर एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकती हैं कोई काम करने के लिए? बगलामुखी देवी ही स्तंभन की हैं। बगलामुखी जो है वो रोकने की ही देवी हैं। उनको बहुत लोग अपने शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं कि जो शत्रु जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ जाए। अगर आपके शत्रु आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो बगलामुखी तो देवी ही स्तंभन की हैं, तो उनकी पूजा उसी के लिए की जाती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपको ऐसे अनुभव हुए। वो जो माँ बगलामुखी हैं जैसे पहले टाइम में वो शायद जो उनका पर्पस था, क्या वो हर बार अब जैसे लोग जाते हैं तो ज़्यादा कोर्ट हीरिंग्स अगर होते हैं ना उसके लिए जाते हैं, या जैसे कोर्ट हीरिंग्स ऑब्स्टिकल्स उस फील्ड में, लेकिन क्या पहले एंशिएंट टाइम्स में या जो उनका रियल मतलब था वो यही है कि अगर बाहर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे लीगल प्रॉब्लम्स, तो उस पर्पस के लिए आप जाओ, या क्या उनका मतलब कुछ और बहुत था? से देवता ऐसे हैं, जैसे मैंने आर्यन से भी बात की थी गोलू देवता के बारे में। ऐसे बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो आपके झगड़े सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो पीताम्बरा भी बोलते हैं इन्हें, न बगलामुखी को। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके झगड़े सुलझाने या आपकी शत्रुता ख़त्म करने का काम करती हैं। तो क्या आपको वो शक्ति देते हैं बेसिकली अगर आप उनके पास जाओ वो काम करने के लिए, या जैसे कैसे, क्योंकि जैसे अगर किसी को पता नहीं है कि अगर फॉर वो एग्जांपल उस कैसे करना है वो तो आपको कोई गुरु ही बताएंगे, या जो उन जिन्होंने उन्हें सिद्ध किया है वही बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल बगलामुखी जो हैं, या वल्गामुखी उनका पहले नाम था, तो वो स्तंभन ही उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो रोक सकती हैं, वो रोक आपको भी सकती हैं और आपके अगेंस्ट जो शक्तियां हैं उन्हें भी रोक सकती हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज़ है इसमें। और वो रोक कर भी आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस भावना से जा रहे हैं और वो किस भाव से आपको देख रही हैं। क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कैसे भी जज करें, शी कैन सी एवरीथिंग। अनुराधा जी, अभी अराउंड 3 मंथ्स पहले हम लोग मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर में हम लोग अल्मोड़ा गए थे एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए। और वहाँ पर हम लोग किसार देवी में गए थे। तो वहाँ पर वी थॉट कि बस हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पर 5-6 घंटे के लिए थे। वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, लेकिन जब आप जाते हो किसार देवी के ऊपर यू सारे स्टेयर्स क्लाइम करते हो, एक पता नहीं शायद उसको शायद कच्चा रास्ता बोलते हैं, वहाँ पर एक नीचे जाके केव होती है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी बहुत देर के लिए। बहुत छोटी सी केव होती है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर जाके साधना करेंगे। तो पहली मेरी जो मदर है वो अंदर गई, फिर मैं गई, फिर मेरे ब्रदर अंदर गए। तो इतनी सी केव में हम लोग 3 फिट आगे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। और वहाँ पर कुछ नहीं था, एक केव था, वहाँ पर एक शिव जी की एक फ़ोटोग्राफ थी बस। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग साथ में साधना करेंगे। तो वहाँ पर करते गए और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो धीरे धीरे फिर हम लोग को होश आई और साधना से उठे तो लगा कि बाहर रात हो गई है, पता नहीं कितने घंटे बीत गए। वहाँ पर आई थिंक किसार देवी में आपको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है शायद, जो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है।
आप बता कसार सकते हैं देवी इसके के बारे में तो ये बहुत पॉपुलर है, आप जी। कभी भी गूगल करके देख सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है। लेकिन दिस इज़ ट्रू अबाउट ऑल एंशियंट सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया। तो जितनी भी हमारी पुरानी सेक्रेड स्पेसेस हैं, पवित्र स्थल हैं, वो रैंडमली नहीं है कि आज यहाँ मन किया चलो यहाँ मंदिर बना दो और ये हो जाएगा। वो सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नेचुरल ऊर्जा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल बनारस में गंगा इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2500 किलोमीटर लंबी है गंगा। लेकिन उसमें प्राइमरीली हम 4 या 5 जगह पर हम गंगा की पूजा करते हैं। हरिद्वार में करते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा पहाड़ों से, देवभूमि से निकलकर मनुष्य भूमि पे मैदानों में आती हैं। उसके बाद हम प्रयाग में करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका और यमुना जी का संगम होता है। उसके बाद हम काशी में करते हैं। काशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काशी में ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमिना में दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ गंगा उल्टी बहती हैं, उत्तर की तरफ बहती है। जनरल डायरेक्शन ऑफ गंगाज फ्लो इज़ साउथ ईस्ट, और वहाँ पर वो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। ऐसे ही सरयू भी अयोध्या में उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो नेचुरल फ्लो है वाटर का। जब वो पानी, लोक भाषा में उसे कहते हैं कि गंगा जी एक बार पीछे मुड़ के अपने ओरिजिन को देखती हैं बिफोर वो समुद्र में समा जाएं। एंड देन ऑफ कोर्स समुद्र में उनका जो संगम होता है गंगा सागर में, वो भी एक तीर्थ है क्योंकि वो संगम है गंगा और समुद्र का। लेकिन जहाँ जहाँ नदियाँ अपने नेचुरल प्रवाह से उल्टा बहने लगती हैं, वो स्थान भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नेचुरल फिनोमिना है कि नदी वहाँ रहना चाहती है। ऐसे जितने हमारे पुराने तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है जो वहाँ एनर्जी को होल्ड करता है, और जो एनर्जी वहाँ आने वाले लोग फील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो फील करना चाहते हैं, जो लोग ट्यून्ड हैं वही कर सकते हैं, बाकी सब नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली लगता है जब भी मैं काशी जाती हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्प्रिंग इन माय फीट। मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रही हूँ, या मेरे पाँव बहुत हल्के हो गए हैं, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा चलने के लिए। काशी में ऐसा और ऐसा बहुत से पवित्र स्थानों पे आपको जाके मैं एक मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब चंद्रताल गई थी, चंद्रताल लाहौल स्पीति में एक बहुत ऊपर एक टर्कोइज ब्लू कलर की लेक है, 15,000 फीट अबव, मतलब वहाँ सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन बहुत कम है। जब हम वहाँ लेक तक जा रहे थे, वी वर हफिंग पफिंग पैंटिंग, यू नो द यूजुअल थिंग दैट हैपन्स देयर विच इज़ नॉर्मल। लेकिन उस लेक का मैंने परिक्रमा की, और 15,000 फीट पे मैं ऐसे चल रही थी जैसे मैं अपने घर के गार्डन में चल रही हूँ। मुझे कोई हफिंग पफिंग नहीं हुई, कुछ नहीं फील हुआ। मैं एकदम गार्डन वॉक की तरह वो 4-5 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ गई। और परिक्रमा करके जैसे ही उस क्षेत्र से हम निकले और गाड़ी के पास जाने के लिए हमें आधा 1 किलोमीटर चलना था, वी वर अगेन हफिंग एंड पफिंग। सो देयर आर दीज प्लेसेस जहाँ पर एक नेचुरल एनर्जी होती है। उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उस पर बहुत रिसर्च, शोध की आवश्यकता है, जो एज़ फार एज आई नो भारत में नहीं हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। और ये भी मेरा मानना है कि जितने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको वो ज्ञान था, उनको ये पता था। और उसका एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ। आप अगर राजस्थान में जाते हैं, आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वॉक करके आपको थोड़ा सा डंडा ठोक के ये बता देंगे कि कहाँ पानी है, कहाँ नहीं है। तो ये हमारी नॉलेज थी, जो हमें पता थी, हमें प्रकृति का बहुत गूढ़ ज्ञान था किसी समय पर, जो हम खो गए हैं। बट होपफुली पीपल लाइक यू विल ब्रिंग इट बैक। अब थोड़ा सा मैं रिसेंटली कामाख्या देवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा कि एक टेम्पल है कामाख्या देवी का, जहाँ पर कोई समय में वहाँ पर खून निकलता है कामाख्या देवी से। इसमें सच्चाई है या आप उसके बारे में बता सकते हैं? जो कामाख्या मंदिर है,
वो गुवाहाटी के पास है एक पर्वत पर, और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सती की योनि गिरी थी। योनि इज़ द रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब योनि गिरी थी, अब योनि में ही आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, राइट? तो उनका आई थिंक आषाढ़ मास में होता है, विच रफली फॉल्स इन जुलाई। उस समय पर एक मेला लगता है, अम्बुवाची मेला। उस समय पर 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, और ऐसा कहा जाता है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय ना मंदिर से जो बहाव आता है पानी का, वो लाल रंग का होता है, और वहाँ पर एक लाल कपड़ा भी रखा जाता है जो कि बाद में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। तो ये कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता, या जिन लोगों को पता है हो सकता है किसी को पता हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि उस समय माना जाता है कि देवी रजस्वला हैं, और इसलिए वो मंदिर बंद रहता है 3 दिन, और उसके बाद बहुत धूमधाम से वहाँ एक मेला लगता है, फिर खुलता है। तो आई थिंक दिस इज़ टू से कि उन 3-4 दिनों में ऐसा माना जाता है कि धरती जो जिसको हम देवी मानते हैं वो भी रजस्वला होती हैं उन दिनों, इसलिए उसके ऊपर कोई हल नहीं चलाता है। थोड़ा आप इसके बारे में एलैबोरेट कर सकते हो? सो हम जितनी चीज़ों को देवी मानते हैं, जिसमें धरती भी एक है जिसको भूदेवी बोलते हैं, जो विष्णु की एक पत्नी है, उनको हर देवी के साथ का मासिक धर्म वैसे ही होता है जैसे आपका या मेरा होता है, ठीक है? आपका मेरा महीने में एक बार होता है, उनका साल में एक बार होता है जी, ठीक है? तो लेकिन वो भी क्योंकि वो स्त्री हैं, तो उनका भी वो एक क्रिएटिव साइकिल होता है। दैट्स अ क्रिएटिव साइकिल दैट ऑल वुमेन गो थ्रू व्हेन दे हैव द पावर टू क्रिएट, रिक्रिएट, राइट? सो दैट वो देवियों का वैसे ही होता है जैसे आपका मेरा होता है। और जैसे अ लॉट ऑफ जो हमारी फीमेल फॉलोअर्स हैं और ऑडियंस है, उनका बार बार यही क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे जब हम लोग की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, क्या हम लोग, चाहे वो कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना हो, चाहे वो मंदिर में वर्शिप करना हो, टेंपल जाना हो, या नवरात्रि के टाइम हो, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? मैं इसको सही गलत नहीं बोलूँगी, मैं ये आपकी अपनी समझ है, लेकिन मंदिर में हम क्यों ना जाने को कहते हैं, उसके पीछे एनर्जी फ्लो है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो सूक्ष्म शरीर पे चलता है, और जो मॉडर्न साइंस है वो अभी ग्रॉस बॉडी लेवल पे है जी, ठीक है? स्थूल शरीर के लेवल पे है, और हम लोग सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। तो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे हमारा एनर्जी फ्लो डाउनवर्ड्स होता है, जबकि मंदिर में हम जाते हैं अपना एनर्जी फ्लो ऊपर ले जाने के लिए। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। सो यू आर क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डाउनवर्ड फ्लो एंड अपवर्ड फ्लो। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल एलिमेंट ऑल्सो। ओके, तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू गो टू द टेम्पल्स during your periods. So it's a very, very simple explanation, although I'm sure there is much more to it. There are research books that have been written about it, and it is not just in Sanatan Dharma. Every religion of the world, this used to be a common practice. Whether it is follow करते हैं या नहीं करते वो अलग चीज़ है, लेकिन periods के during the women will not go to sacred spaces is a common practice across religions. हम लोग ने कॉन्वर्सेशन में जब शुरुआत की थी तो नवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे, आपने मेंशन भी किया था थोड़े जो रिचुअल्स होते हैं जैसे फास्टिंग, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि फास्टिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों वो ज़रूरी है उस टाइम पे, और ऑल्सो जो एक प्रोसेस होता है खेती को ग्रो करने में, तो हम लोग हर साल वो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे डिफरेंट थीरीज है कि क्यों आप वो खेती को उगाते हो, क्यों वो प्रोसेस करते हो, तो प्लीज़ अगर आप उसमें थोड़ा सा बता। सो फास्टिंग इट्स वेरी सिंपल। जो हमारे नवरात्रि आते हैं वो हमारे सीजन्स के ट्रांजिशन के टाइम पे आते हैं। जो चैत्र नवरात्रि है वो उस समय पर विंटर चली जाती है और समर्स आ रही है, देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू समर। और शरद नवरात्रि के समय पर ट्रांजिशन है गर्मी से सर्दी का मौसम, जो मेजर हमारे 2 मौसम हैं। तो जो ट्रांजिशन टाइम होता है, दोज आर द टाइम्स विच क्रिएट प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स। कोई भी ट्रांजिशन है
तो इसलिए हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम फास्ट करते हैं. इट्स लाइक क्लेंजिंग बिफोर अ न्यू सीजन, ताकि आप रिसेप्टिव हो सकते हो, ताकि आप रिसेप्टिव, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है अगले सीजन के लिए. क्या क्लीनिंग योर बॉडी बेसिकली. तो फास्टिंग का तो मोर और लेस ये मेजर रीज़न है. द अदर थिंग यू आस्क्ड वाज खेतरी. खेतरी इज वी वर एन एग्रेरियन सोसाइटी. तो वो एग्रेरियन सोसाइटी में आपका सबसे बड़ा धन धान्य होता है. तो दैट इज़ आप देवता के सामने धान्य. बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इंडिया में जिनकी फसल उस टाइम पे कटती है, वो अपनी पहली फसल देवी को ऑफर करते हैं. सो इट्स लाइक ऑफरिंग द योर बिगेस्ट वेल्थ. यू नो, अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, वो धान्य ही है. क्योंकि आप बाकी किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते. तो वो धान्य हम देवता को अर्पित करते हैं कि मुझे ये धान्य देते रहना. सो बेसिकली वॉट एवर यू ऑफर इज टू से दैट, वन, टू से थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, कि आपने मुझे इतना धान्य दिया कि मैं धन धान्य हमारी हर प्रेयर में भी आता है. और दूसरा कि ये कंटिन्यू रखो, कीप दिस ब्लेसिंग ऑन, ये इस आशीर्वाद को बनाए रखे. एक आपने ट्वीट किया था रिसेंटली, शायद इस साल की बिगिनिंग में, कि आप एक बुक पढ़ रही थी. आई थिंक उनका नाम था, उस बुक का नाम था शक्ता एंड शक्ति, शक्ता तंत्र शास्त्र. तो आई डोंट नो अगर आपने वो बुक कभी कंप्लीट करी या नहीं, लेकिन मैंने उसके 1-2 पेजेस पढ़े थे, तो मुझे नेचुरली बहुत फैसिनेशन हुई. आप थोड़ा सा बता सकते हो उस बुक के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा एंड शक्ति. जी. तो वो आर्थर एवलन है या जॉन वुडरॉफ, 2 नाम से लिखते हैं वो. उन्होंने ऑल्दो ही वाज अ ब्रिटिशर और अ यूरोपियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट ही लिव्ड इन इंडिया, एंड उन्होंने तंत्र पे बहुत रिसर्च की थी और तंत्र साधक थे. तो आज हमारे पास जितने हमारे तांत्रिक टेक्स्ट हैं, उसका उन्होंने अनुवाद किया है और उसके ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं. सो शक्ति एंड शाक्ता इज़ वन ऑफ दोज बुक्स. इसमें बहुत सारी हैं, और किसी को भी अगर शक्ति और तांत्रिक वर्शिप समझनी है तो उनकी किताबें इज़ अ गुड रेफरेंस. और उसमें उन्होंने शिव और शक्ति का क्या रिलेशनशिप है, एंड हाउ अगेन वो क्रिएशन, सृष्टि क्रम कैसे है, इसका उसमें बहुत ही बढ़िया विवेचन है. तो दैट इज़ ऑल. आई मीन आई कांट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज दैट वुड नीड 10 hours एट लीस्ट, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू रीड ऑन शिवा एंड शक्ति. जिससे हम लोग जो 4 कॉमन पैथ्स हैं, जैसे सब लोग को पता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग. जब हम लोग तंत्रा की बात करते हैं, मैं इसलिए इसके बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एक मिसकंसेप्शन है तंत्रा के बारे में. देयर आर पीपल जो शायद तंत्रिक वर्शिप्स को गलत तरीके से भी करते होंगे. तो आई थिंक जिसको डार्क विद्या भी कहते हैं. लेकिन ये क्या एक अलग पैथ है जो आपको उस ट्रूथ में या उस पैथ में लीड कर सकता है, या क्या वो फॉल अंडर करता है एक स्पेसिफिक पैथ के अंदर? It has no easy answer. The answers are long and difficult. So, Tantra में भी there is Samayachar, there is Dakshinachar, and there is Vamachar. Okay, Samayachar is a complete mental worship, आंतरिक पूजा. उसमें बाहर कुछ भी नहीं होता है. Dakshinachar is also a right-handed path, सात्विक पाथ है, लेकिन उसमें बाहर कुछ रिचुअल्स होते हैं. आप देवी की मूर्ति बना के कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, मंत्र से कर सकते हैं. और एक वामाचार है. अब वामाचार जो है वो सबको एक्साइट करता है, उसके बारे में सबको जिज्ञासा है, उनको लगता है वही तंत्र है, जबकि वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो बहुत थोड़े से लोग फॉलो करते हैं, और वो सबके लिए नहीं है, वो गृहस्थों के लिए नहीं है. वो देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ साधकास कॉल्ड वीराज. ओके, जो वीर पद को प्राप्त हुए हैं वो उन्हीं के लिए है, बाकी सबके बस की बात नहीं है. अगर आपको मेरे को बोला जाए कि शमशान में जाके एक जलती चिता पे बैठ के साधना करो, हम सब में वो शक्ति नहीं है. वो
आप जब तक आप उस वीर भाव को प्राप्त करेंगे, और वो भी साधना से ही प्राप्त होता है, तब आप वो वाला पाथ लेके कर सकते हैं। जैसे अगर अगोरीज होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। उन्हें अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ के फिर उस पैथ जी। लेके तो लेट अस नॉट रोमांटिसाइज दिस सो मच कि सब लोग सात्विक पथ छोड़ के इसी पथ पे चल पड़े। जी। ये सबके बस की बात नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। सात्विक पथ भी उतना ही शक्तिशाली है। सात्विक पथ पे चल के भी आपको मोक्ष मिलेगा, या जो भी आपको भक्ति मुक्ति चाहिए। इनफैक्ट देवी की पूजा में तो ये कहते हैं कि वो भुक्ति और मुक्ति दोनों देती हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको भोग भी देती हैं, और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष देती हैं। तो जो देवी आपको दोनों चीज़ें दे रही है, उसको छोड़ के आपको एक ही पाथ क्यों पकड़ना है? जस्ट बिकॉज बहुत लोगों ने, एंड आई वुड ब्लेम अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने इसको इतना एग्जॉटिक बना दिया है कि सबको लगता है कि अब वामाचार यही होता है। मतलब वामाचार इज तंत्र, वामाचार इज वन स्मॉल पार्ट of the whole tantric practice. और I think that's a very important message, क्योंकि as you said there are a lot of people जिन्हें आपकी इसको जिज्ञासा हो सकती है लेकिन आप जो साधना कर रहे हैं 99.999% लोग सात्विक साधना करते हैं। जी। और उसके थ्रू से आपको मिल सकता है जिसके आप खोज रहे हो, जो चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो इस लाइफ में आपको कुछ भोगना हो, वो ज़रूरी। राइट। आप जब शिव शक्ति की बात कर रहे थे तो मुझे कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि आई थिंक स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति का, वो बहुत मिसअंडरस्टूड है। उनने अपने अलग से थीरीज बनाई हुई हैं, पर आप बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, जैसे ह्यूमन फॉर्म में हम लोग को दोनों होती हैं, ऐसा बोला जाता है कि बैलेंस होनी चाहिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ की। उसके बारे में आप थोड़ा बात कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली मतलब क्या है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का? Again, I find them very modern and very recent concepts. If you are born in a female body, then of course your feminine part has to be dominant. And the same goes for men. You know, if they are born there, their masculine bit has to be dominant. It will not be there. To think that femininity means सब कुछ delicate है, soft है, ये भी नहीं है, क्योंकि देवी तो being the most delicate person, she fought the fiercest battles. सबसे भयंकर युद्ध देवी ने किए हैं, सबसे बड़े राक्षस देवी ने मारे हैं। तो फेमिनिटी का मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से फेमिनिटी का मतलब ये है द काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ द पावर टू क्रिएट, विच हैज़ द पावर टू मैनिफेस्ट। यू नो, तो जो पैसिव एनर्जी है वो एक फॉर्म में होती है, वैसे ही रहती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इट टेक्स मिलियन फॉर्म्स टू मैनिफेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स। तो वो अलग अलग रूप लेके अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग वस्तुओं के रूप में हमारा ये मतलब जितनी विविधता इस विश्व में है वो या ब्रह्मांड में है, वो देवी का स्वरूप है, वो फेमिनिन एनर्जी है। जैसे मैंने आपको पर्वत और नदी का एग्जाम्पल दिया, उसमें नदी में वो पावर है कि वो अलग अलग चीज़ों को जीवन दे सके। सोर्स पर्वत ही है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो चलायमान ऊर्जा है, वो फेमिनिटी है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप था उसमें भी पुरुष कमा के लाता था और उसको यूज़ करके स्त्री संसार रचती थी। अभी जब हम लोग ने ब्रेक लिया था तो आप बात कर रहे थे आपके एक परसेप्शन के बारे में कि कैसे हम लोग की जो सोसाइटी है, अगर इंडिया की भी बात करें तो फीमेल से ही बनती है, और शायद उनके वजह से अगर वो सही रास्ता नहीं फॉलो करे तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में आप शेयर कर सकते। जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम कल्चर भी कहते हैं, उसकी जो भारवाहक हैं या ध्वजवाहक हैं वो स्त्रियां हैं। और ये किसी भी भारत के लिए नहीं, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति में उसकी जो स्त्रियां होती हैं वही संस्कृति बनाती हैं, और वही संस्कृति को एक जेनरेशन से अगली जेनरेशन में पास ऑन करती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, स्पेसिफिकली तैत्रीय उपनिषद में
ये आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो सबसे पहला स्थान जो है वो माता को दिया गया है, क्योंकि माता का इन्फ्लुएंस आप पे सबसे ज़्यादा होता है। माता का कैरेक्टर, और यहाँ माता से मतलब आपकी जन्म देने वाली माता भी हो सकता है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो आपको पालती है वो माता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर वो डिफरेंट हैं दो, तो पालने वाली माता, जैसे कृष्ण के केस में यशोदा थी जी। तो जो स्त्री आपको पालती है एज माँ, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है या बहुत धर्म में रची बसी हैं, तो उसका स्वरूप और उसका असर जो है आपको उनके बच्चों पर देखने को मिलेगा। और अगर वो संस्कृति से टूटी हुई हैं, वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से टूटी हैं, तो उनके बच्चे भी आपको टूटे हुए ही मिलेंगे। तो ये जो माँ का और बच्चों का रिलेशनशिप है, इसीलिए सबसे पहले शास्त्रों में माँ को दिया गया है, उसके बाद पिता का इन्फ्लुएंस, उसके बाद आचार्य का इन्फ्लुएंस, एंड उसके बाद बाकी सबका इन्फ्लुएंस आता है। इसीलिए हम उनको देवता का दर्जा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें एक सशक्त समाज बनाना है, तो हमें हमारी स्त्रियों को उसका भारवाहक बनना पड़ेगा। उनको दे विल हैव टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द कल्चर फॉरवर्ड, nurturing the culture, making character of the future generations. ये जो पूरी एक वेव है वोकिज्म की, लिबरेशन की, फ्री होने की, तो मैं पर्सनली इसके बारे में बात कर सकती हूँ बिकॉज मैंने 20 years न्यूयॉर्क में यूएसए में बताएं। वहाँ पर जो एक सिस्टम है, हम लोग फेमिनिटी वुमेनहुड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फीमेल्स को बेसिकली ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अगर आप वुमेन हो, आपको फ्री होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, और उनको कभी ये जो वैल्यूज़ है, ये कल्चर है, वो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। इनफैक्ट वहाँ पर स्कूल, अगर आप एक वुमेन हो और आप एक रिबेल हो, ऑल दैट, तो मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो ऐसे बिहेव करते थे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो मॉम है, जब से मैं इंडिया में हूँ, ये लास्ट 3-4 years से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक वुमेन की पावर क्या है और उनमें एक्चुअली कितनी शक्ति है इन्फ्लुएंस करने के लिए, नॉट ओनली आपके फैमिली को एंड देन एज सोसाइटी को, कंट्री को। आपका क्या परसेप्शन है वोकिज्म के बारे में, और ये होल कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, जेंडर आइडेंटिटी जहाँ से स्टेम हो रहा है, नॉट नोइंग हु यू आर? I think it all begins by rejecting what we by default are. To say I am gender fluid and to say these things, you are basically not accepting what nature has given you. Forget the religion part of it. What nature has given you. Now, if you are born with a female body, you have to accept it, you have to respect it, and you have to live it. And you have to live it with the responsibility that it brings with it. Okay? The same goes for everything, it goes for nationality, it goes for religion. If you are born in a certain religion, then you must respect that religion. You must know that there is a destiny at play. You could have been born anywhere, but the destiny chose you to be born to certain parents, to be born in a certain religion, to be born in a certain way. So हमें उसकी respect मुझे लगता है करनी चाहिए. जेंडर फ्लूइडिटी से आपको क्या मिल रहा है वो मेरी समझ के परे है. अगर आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है, रिबेल जस्ट फॉर द हेक ऑफ बीइंग रिबेल इज़ नॉट रिबेल. रिबेल इज़ जब उससे आपका या मानवता का कुछ लेना देना हो, मानवता आगे बढ़ रही है, तब रिबेल कर सकते हैं आप. लेकिन आप क्यों कर रहे हैं और उससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्त्री होना या पुरुष होना किसी और चीज़ से कम है? हम इसको इक्वालिटी का हम गलत मतलब निकाल रहे हैं. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे को सेम वॉशरूम चाहिए, विच इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग डाउन टू. वेरी स्मॉल. हाँ, इनफैक्ट अभी तो दे हैव स्टार्टेड सेइंग बर्थिंग पेरेंट एंड नॉन बर्थिंग पेरेंट फॉर मदर एंड फादर. जबकि भारतीय संस्कृति में तो माँ और बाप के साथ
माँ और पिता के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं. द मोमेंट यू कॉल समबडी, लीव योर ओन मदर, बट इफ़ यू गो आउट एंड कॉल समबडी मदर, विच इंडिया में तो बहुत लोग बोलते हैं, आप अपने से बड़ी उम्र की महिला को आसानी से माँ या माता जी बोल सकते हैं, कोई माइंड नहीं करता. तो आप उनको वो उस लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं और आप उनसे उस लेवल का वात्सल्य पाते हैं. ठीक है. तो जब इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, हम किसी को माँ बोल के या किसी को पिता बोल के या किसी को भाई बोल के, हम रिक्शा वाले को भी भैया बोलते हैं, उनको भाई बोल के आप उनसे वो एक रिश्ता इस्टेब्लिश कर लेते हैं. वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप मुझे माँ या बाप नहीं बोलिए, ये बर्थिंग पेरेंट एंड नॉन बर्थिंग पेरेंट है. तो ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है. कुछ फ़ायदा ऐसा लगता नहीं है कि मिल रहा होगा. हाँ, अभी तक कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि इसका ये है कि इक्वालिटी का मतलब तो होमोजेनिटी बना रहे हैं. हमें होमोजेनस नहीं चाहिए. हमें हमारे यहाँ तो और ये होमोजेनिटी बहुत वेस्ट से आती है कि आपका बर्गर आप दुनिया भर में कहीं भी खाइए उसका टेस्ट सेम होगा, आपकी कॉफ़ी का टेस्ट सेम होगा. जबकि हमारे यहाँ तो घर में 4 लोग होते हैं तो उनकी 4 तरह की चाय बनती है जी, उनकी अलग अलग. आप हमारे यहाँ दाल सब्ज़ी या दाल रोटी या दाल चावल हर घर में बनता है, लेकिन हर घर का अपना टेस्ट होता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कल्चर, जहाँ पे एक फ्रेमवर्क है, बट विद इन दैट फ्रेमवर्क 4 इंग्रेडिएंट से चाय बनती है, लेकिन हर किसी के हाथ की चाय अलग होती है. उसमें उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी चॉइसेस झलकती हैं. हम होमोजेनस संसार हमें क्यों चाहिए? इट विल बी मोनोटोनस, ब्लैक एंड वाइट, कलर्स ही नहीं होंगे. सब लोग इक्वल हो जाएंगे तो या तो पूरा वाइट हो जाएगा या पूरा ब्लैक हो जाएगा, विच विल बी अ वेरी बोरिंग प्लेस टू लिव. सो हमें ये डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल जो चॉइसेस हैं उन्हें मेंटेन करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ से बाहर है ये वोकिज़म, और इससे किसी का फ़ायदा हुआ है ये मैंने अभी तक नहीं देखा है. जी. हाँ अनुराधा जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात पर. और लेकिन जैसे इस 21st सेंचुरी में जो स्पेशली फीमेल्स हैं, तो उनको अब जॉब भी करनी है, उनको एक बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करनी है, बिजनेस खोलना है. लेकिन मुझे अब जैसे समझ आया कि फैमिली का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी. आज अमेरिका में तो जॉइंट फैमिलीज़ का अगर आप किसी को बोलोगे भी ना तो वो हंसेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये सिस्टम क्या है जॉइंट फैमिलीज़ का. अगर आप बोलोगे कि 22-23 के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो उनको लगेगा कि आप में कुछ, आप लोग पागल प्रॉब्लम है. तो अब बट ये इंडिया में भी अब होने लगा है. मैंने देखा है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग को काम भी करना है, पैसे कमाने हैं, जो भी है रिलेटिव वर्ल्ड में जीने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये कल्चर, वैल्यूज़, रूट्स रखने हैं, तो कैसे करें? Honestly, I think with a full-time job or a full-time career, it's very difficult to focus on culture, because culture भी बहुत डिमांड करता है. It's not an easy thing. अगर आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं, आपको अपने त्यौहार फॉलो करने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए. और मुझे लगता है कि हमारा जो पहले बना हुआ सिस्टम था कि हस्बैंड वाइफ एक टीम है, उसमें एक इंसान फोकस कर रहा है घर के बाहर, वो पैसा कमा के ला रहा है, उसको ये नहीं देखना कि घर कैसे चलेगा, और एक इंसान को सिर्फ वो पैसा लेके घर चलाना है, रिश्ते चलाने हैं, समाज चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हेल्थ पे फोकस करना है. क्योंकि जब आप घर पे रह के खाना बना रहे हैं, मौसम के हिसाब से सीजनल खाना बना रहे हैं, सीज़न के हिसाब से बना रहे हैं, हर आदमी के पसंद के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जो हम आज नहीं कर पा रहे. तो वो एक बहुत अच्छा टीम वर्क था. द पर्सन हु फोकस्ड आउटसाइड, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट घर पे क्या हो रहा है. जो घर पे फोकस्ड है, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट पैसा कहाँ से आ रहा है. अभी दोनों का फोकस बाहर हो गया है, तो घर पे फोकस ही नहीं है. घर पे हम लोग खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं, वो खाना किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को नहीं पता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी नॉट इन 50 years but another 100 years or so that system will come back, because I do see women who have spent 20-30 years in corporate life saying that why did I do it. I could have easily sat at home and enjoyed doing these little things,
यू नो, एंड इनहेरेंटली हमारा डीएनए वही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम वर्क कभी वापस आएगा, थोड़ा पैसे से डीफोकस होगा एंड कल्चर पे थोड़ा फोकस वापस आएगा, तो ये टीम वर्क फिर से वापस आ जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर only husband has to earn, and there are enough examples where the wife goes out and earn and the husband takes care of. हाँ, but you are dividing, it's a teamwork, you're dividing the roles very clearly and you're not competing, becomes a very non-compete role, you know. So वो conflicts भी कम हो जाएंगी, because today both of you have to go out, then who will manage the kitchen, you know, and that dividing, one day you do, one day I do, so that focus excellence goes out of the window. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम शायद कहीं ठीक था, क्योंकि वो बहुत सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इवॉल्व हुआ था. हम ये बीच में टाइम आया जब हमें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. उसके बाद आई थिंक 1 or 2 generations of women will figure out whether this is working for them or not. This is a transitionary phase where women have simply where women have experienced the power of earning money and having their own money. So 1 or 2 generations later, we'll probably figure out whether we prefer the old system or we would like to continue this system where we have a lot of freedom, but maybe we don't have time to enjoy that money that we earn. So most women who have spent a lot of time in corporate world, they've earned a lot of money, but they've spent their prime years in earning that money and not enjoying that money, right? And nor have their families enjoyed. So I think women will evolve, and women are very intelligent beings, they will evolve. हाँ, hopefully time जल्दी आएगा, लेकिन until then, जैसे आपने बोला, even small things, जैसे मेरी मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाया, तो शी वांट्स टू मेक श्योर कि इवन दो मैं अपनी एजुकेशन कर रही हूँ या अपना काम कर रही हूँ, दैट वो एटलीस्ट वो स्किल सेट्स आने चाहिए. थैंक यू सो मच अनुराधा जी इस इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, बेनिफिट कर पाएंगे. थैंक यू सो मच अमीरा, एंड आप पर बहुत कृपा है ईश्वर की, और इसे ऐसे ही बनाए रखिए.